वेलकम टू आरएस एकेडमी। दिस इज रचना सैनी। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि कल हमने कुछ टर्म्स देखी थी, जैसे हाइपोक्सीमिया, एमनियोटिक सेक, एमनियोटिक फ्लूइड, ओलिगोहाइड्रोमेनिस। नेक्स्ट ये वाली देखी थी हमने, पॉलीहाइड्रोमेनिस, प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटा एक्रेटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड वासा प्रेविया। वासा प्रेविया वाज द लास्ट लास्ट सेशन जिसमें इस टर्म को हमने कल डिस्कस किया था। ये लास्ट थी हमारी, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट आती है हमारी वार्निक्स कैसोसा। वार्निक्स कैसोसा में क्या है? वैक्सी लेयर जो फीटस को इन्फेक्शन से बचाती है। फीटस मतलब भ्रूण के अंदर बच्चा, ठीक है। उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, ठीक है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, एक वैक्सी लेयर होती है जो उसको इन्फेक्शन से बचाती है पेट के अंदर, ठीक है। वैक्सीलियर मतलब एक मोम जैसा पदार्थ होता है, लिक्विड सा। वो पूरी बॉडी को कवर करता है बेबी के, ठीक है। उसी को वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है बेबी को। नेक्स्ट आता है मेकोनियम। मेकोनियम क्या है? फीटस का फर्स्ट फीसिस। ये कह सकते हैं हम, छोटा बच्चा जब पैदा हो गया तो पहली बार जब वो मल त्याग करता है, कैसा होता है? कलर रहता है डार्क और स्टिकी सा, इस तरह का कुछ दिखता है, ठीक है। फीटस का पहला मल, उसको मैकोनियम के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा अजीब है बट टर्म है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है ईडीडी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, ठीक है, सभी को ये ईडीडी मतलब एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दी जाती है कि आपकी डिलीवरी होने की संभावना कौन सी डेट के आसपास रहेगी। तो प्रसव की संभावित तिथि। ओके। नेक्स्ट है हमारा मायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या है? दूर की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती। मोस्टली हमें कंफ्यूजन रहता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, निकट दृष्टि दोष आप इस पिक्चर से भी एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, ये लेडी बैठी है, इधर भी दो इमेजेस आपके सामने दी हुई है। इसमें तो आपका करेक्ट विजन है। इस वाली इमेज में इसको बिल्कुल सही क्लियरेंस दिख रहा है, लेकिन इस वाली इमेज में क्या है? ये माउंटेन्स इससे दूर हैं लेकिन इसको फिर भी क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो मायोपिया में क्या होगा? दूर की वस्तु हमें क्लियर नहीं दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रीवियस टर्म, दूर दृष्टि दोष। इसमें हमें पास की मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखती है। बुक इसके कितने करीब है लेकिन फिर भी इसको इस दूरबीन की सहायता से इस बुक को देखना पड़ रहा है, इसको ये क्लियर नहीं दिख पा रही है, ठीक है। ये इसको बोलेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया। जो प्रीवियस थी ये थी मायोपिया और ये है हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी इम्प्लांटेशन। इस ये क्या है? फर्टिलाइज्ड एग का यूटेरस में इम्प्लांट होना, मतलब यूटिलाइज में जो निषेचित अंडा होता है उसका इम्प्लामेंटेशन हो जाना, ठीक है। इम्प्लामेंटेशन। नेक्स्ट आती है लेनोगो। लेनोगो क्या है? लेनोगो देखिए, जैसे आप इस बच्चे को देख सकते हैं, गर्भ के अंदर मतलब माता के अंदर जो बेबी होता है उसके बॉडी पे छोटे छोटे बाल, ये थोड़ा सा रुआ सा दिखता है ना। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी हम पूरी बॉडी पे, इस वाले एरिया पे भी हमें बहुत ज्यादा बच्चे के रुआ सा दिखता है बाल का। इसी को लेनोगो बोलते हैं। गर्भ के पहले महीने पहले मतलब जैसे गर्भ में बच्चा होता है उसके बाद जैसे ही बच्चा बाहर आ गया तो बिल्कुल महीन से रंगहीन बाल होते हैं, ठीक है, कलरलेस से होते हैं। थोड़ा ब्राउनिश सी शेड होती है इनकी, जो 16 से 20 सप्ताह के गर्भकाल के दौरान भ्रूण को ढकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये बाल त्वचा की रक्षा करते हैं और गर्भाशय में गर्मी पैदा करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन होता है। क्या बोलते हैं? लेनोगो। टर्म याद रखना, गर्भ के बच्चे के बाल, ठीक है। जब बच्चा बाहर आता है तो पहले जो गर्भ के बाल होते हैं वो लेनोगो कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, मेनार्के। मेनार्के पीरियड्स की शुरुआत, जब अडोलेसेंट गर्ल में पीरियड की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है उसको हम मेनार्के बोलते हैं। लगभग 11 से 12 साल में, ठीक है, देखी जाती है ये। नेक्स्ट आता है मीनोपोज। मीनोपोज क्या आता है? ये मेनार्के तो था पीरियड स्टार्ट होना, मीनोपोज है पीरियड का बंद हो जाना। इसकी एज क्या है? अराउंड 45 टू 50 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद जब मेनोपॉज स्टार्ट होते हैं तो लेडी को काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फिजिकल कंडीशन ऐसी हो जाती है जैसे कि वेट लॉस हो गया या फिर वेट गेन हो गया, बीपी की कंडीशन देखी जाती है। मेनोपॉज के सारे साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्पर्म। इसमें क्या है? प्यूबर्टी में स्पर्म का डेवलपमेंट मेल्स में देखा जाता है। प्यूबर्टी एज में स्पर्म डेवलप होने शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मोस्ट कॉमन टर्म है मंथली साइकिल इन गर्ल्स जनरली लास्टिंग 12 टू 45 और 50 ईयर्स। ठीक है, मंथली साइकिल स्टार्ट होता है, मासिक धर्म भी बोलते हैं हिंदी में, एडोलसेंट गर्ल्स में होता है। तो ये कौन सी एज में? लगभग 12 से 45 या 50 साल तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है। अब आते हैं हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये हमने कल की या परसों की वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट आने वाला है, उसकी वजह से इनको दोबारा डाल दिया है ताकि आप इनको रिलेट कर पाए। एनरोक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या है? खाना न खाना। क्या था इसके अंदर? खाना न खाना। किस वजह से? डर रहता है कि कहीं मोटापा ना बढ़ जाए। अडोलेसेंट गर्ल की प्रॉब्लम है, इसी वजह से खाना खाना नहीं पसंद करती हैं लड़कियां, अडोलेसेंट गर्ल। ओके, एनरोक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट आती है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या है? खाने का मन करता है, खा लिया, लेकिन उसके बाद खाने के बाद सारा बाहर निकाल दिया, वॉमिटिंग वॉमिटिंग कर दी। ठीक है, इसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। दोनों टर्म में कंडीशन तो सेम है, खाना जाना है बॉडी के अंदर, बस खाना लगना नहीं है, मोटा नहीं होना है। उसमें खाना खाया ही नहीं, इसमें खाना खाया, वॉमिटिंग कर दी। नेक्स्ट, ये न्यू टर्म है, बहुत पूछी जा रही है आजकल एग्जाम में, बींज ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या है? बहुत अधिक खाना, अनहेल्दी फूड, या फिर कह सकते हैं अनहेल्दी हैबिट। ठीक है, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको अपने साथ में बिस्किट्स चाहिए, नमकीन चाहिए, किचन में गए, कुछ खाना रखा हुआ देखा, उठा के एकदम मुंह में डाल लिया, थोड़ी देर बाद फिर 1 घंटे बाद फिर भूख लगी, फिर किचन में गए, फिर कुछ खा लिया। मतलब कुछ ना कुछ खाने को आपको थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए। ये सोचना ही नहीं है हेल्थ पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बॉडी इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बॉडी पे क्या इसका प्रभाव रहेगा। ये देखिए, जैसे इसके सामने कितना सारा फूड रखा है, बिना कुछ सोचे समझे सारा फूड खा लिया। इस ये आता है हमारे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में। ठीक है, इसमें बहुत अधिक खाना, अनहेल्दी फूड या फिर अनहेल्दी हैबिट कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी कुछ डिजीजेज आ गई है। जैसे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हमने पहले भी डिस्कस की है, रक्त जमने की समस्या। इसमें रक्त जमता नहीं है। ठीक है, डायूरेसिस, अधिक यूरिन आना, बार बार यूरिन आना, डायबिटीज में देखी जाती है ये कंडीशन, ये भी पहले डिस्कस हो चुकी है। नेक्स्ट आती है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या है? ब्लड क्लोट का बनना। ठीक है, विटामिन के की वजह से होता है। देखिए, इसमें एक इमेज डाली हुई है, आप देख सकते हैं, जैसे वेन दिख रही है, इधर ये वेन को बिल्कुल खोल के दिखाया गया है, हमारी ब्लड सेल नॉर्मल मूव कर रही है वेन्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे चोट लगी, चोट लगने के बाद जो ये ब्लड सेल थी यहाँ पे जाके इकट्ठी होनी शुरू हो गई, ये बना लिया इन्होंने थक्का, रक्त का थक्का कह सकते हैं, इसी को ब्लड क्लोट कहते हैं। इसकी वजह से थक्का बन गया, जाल बन गया इसकी वजह से जो बाकी की ब्लड सेल जो मूव कर रही हैं वो हमारी इस वाउंड से बाहर नहीं आएंगी, सारी की सारी अंदर ही फ्लोट करेगी। ये जो थक्का बना है ये ब्लीडिंग को, एक्सेसिव ब्लीडिंग को खत्म कर देता है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट आती है प्री एक्लेम्पसिया। इसमें क्या होता है? जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा और यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग देखी जाती है। ठीक है, बीपी की कंडीशन भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी एपिलेप्सी। एपिलेप्सी अच्छे से समझेंगे, एपिलेप्सी होता है हमारा मिर्गी के दौरे। देखिए सिम्टम्स दिए हुए हैं कुछ एपिलेप्सी के, जैसे सीजर्स आना, दौरे पड़ना। ठीक है, ऑरा, इसको ऑरा को भी समझेंगे हम, क्या है ये? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस नहीं रहती, संवेग हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये हो गया स्टारिंग स्पेल्स। अनयूजुअल सेंसेशन, सेंसेशन बिल्कुल अनयूजुअल हो जाती है, संवेदनशीलता बढ़ जाती है, ऑटोमेटिज्म, कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेशन, फटीग। आइए इन टर्म को समझते हैं थोड़ा सा हम आगे। देखिए सीजर्स, ये तो सब इससे मोस्ट कॉमन टर्म है यूज होने वाली, सीजर्स, दौरे पड़ते हैं। ठीक है, इसमें जो ये टर्म देखी है हमने, सीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ओरा। ओरा देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओरा सीजर से होने वाली पहली कंडीशन है, मतलब इस जब ओरा की कंडीशन क्रिएट होती है तो पता लग जाता है कि जिसको ये प्रॉब्लम है उसको दौरे पड़ने वाले हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको ओरा बोलते हैं। क्या ना क्या रिलेट करता है? देखिए, सम इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस वार्निंग साइंस ऑफ सेंसेशंस। ठीक है, वार्निंग साइन आ जाते हैं, सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। दे आर यूजुअली कॉल्ड ऑरास बिफोर अ सीजर्स अकर्स। ठीक है, दौरे पड़ने से पहले की कंडीशन है। इसमें एक तरह से वार्निंग साइन मिल जाते हैं कि दौरे पड़ने वाले हैं। ठीक है, ये किसकी तरफ लीड करता है? दिस कैन इंक्लूड विजुअल डिस्टरबेंस, थोड़ा धुंधलापन दिखाई देने लगता है,
चीजों को लेकर, स्ट्रेंज स्मेल्स, स्मेल अजीब आती है, टेस्ट अजीब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी थी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस खोने लगते हैं। ऐसा होता है कभी कभी जैसे दौरे पड़ रहे हैं उसकी वजह से जो पर्सन है उसको फेंटनेस भी आ सकती है, बेहोश भी हो जाता है पर्सन, ठीक है। अब इसी तरह की टर्म है, आप इनको एक बार रीड करना। स्टारिंग स्पेल, अनयूजुअल सेंसेशन, ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म में क्या है, कुछ मूवमेंट होती हैं उनको जो पर्सन होता है वो बार बार रिपीट करना शुरू कर देता है, बिहेवियर को रिपीट करना शुरू कर देता है, ठीक है। कंफ्यूजन आती है, डिसोरिएंटेशन होता है, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है चीजों को लेके, ठीक है। जैसे सीजर्स खत्म हुए उसके बाद कंफ्यूज रहता है पर्सन कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, इस तरह की चीजें उसके माइंड में चलती रहती है। और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फटीग, थकावट देखी जाएगी, बॉडी में इतने बड़े चेंजेस आते हैं तो ऑब्वियसली पर्सन थकेगा जरूर। नेक्स्ट, चाइल्ड एंड मेंटल मेजरमेंट, चाइल्ड हेल्थ एंड मेंटल मेजरमेंट। आगे मेजरमेंट देखेंगे इसमें। माइक्रोसिफेली पहले भी डिस्कस किया है, सिर का आकार शरीर से छोटा होता है। हाइड्रोसिफेली, इसमें सिर का आकार शरीर से बड़ा हो जाता है। बड़ा क्यों होता है, क्योंकि सिर में फ्लूइड जमने लगता है, या कह सकते हैं फ्लूइड बढ़ जाता है। फ्लूइड की मात्रा बढ़ने के कारण स्वेलिंग आ जाती है, जिससे सिर का आकार शरीर के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इन्फेंटोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इन्फेंटोमीटर एंड स्टेडियोमीटर। इन्फेंटोमीटर ये है बेबी की लेंथ मापने का उपकरण, ठीक है। बच्चा छोटा बच्चा है, खड़ा तो नहीं हो सकता, इसी वजह से बेबी की लेंथ, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको मापने के लिए इन्फेंटोमीटर का यूज किया जाता है। मतलब उसकी लेंथ कितनी है, बच्चा बड़ा कितना है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। स्टेडियोमीटर, ये नॉर्मल, जैसे हम लोग अपनी हाइट को मेजरमेंट करते हैं तो उसको स्टेडियोमीटर कहते हैं। मतलब स्टेडियो मीन्स खड़े होके, इन्फेंटोमीटर बच्चा लेट के अपना जो है हाइट को मेजर कराता है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी एल बी डब्ल्यू। एल बी डब्ल्यू लो बर्थ वेट, ठीक है। इसमें क्या है, लो बर्थ वेट में जो बच्चा जैसे पैदा हो रहा है तो नॉर्मल उसका जनरली वेट होना चाहिए, अगली टर्म में समझेंगे। लेकिन इसमें क्या है, 1500 से 2500 ग्राम अगर बच्चे का वजन है तो इसका मतलब बेबी लो बर्थ वेट है या एल बी डब्ल्यू है। केजी में बात करें तो अगर हमारा बच्चे का वेट 2.5 से कम होगा तो वो लो बर्थ वेट कहलाएगा, ठीक है। ग्राम में भी पूछा जा सकता है और किलोग्राम में भी। अभी तक जो ये क्वेश्चन आया है उसमें किलोग्राम में पूछा गया है, ठीक है। अब ये आता है एच बी डब्ल्यू, एल बी डब्ल्यू, एच बी डब्ल्यू। एच बी डब्ल्यू में हेल्दी बर्थ वेट, तो बेबी का जो हेल्दी वेट माना जाता है वो 3 से 3.5 केजी में माना जाता है, 3 to 3.5 केजी, ओके। ये नॉर्मल बेबी वेट होता है। नेक्स्ट आता है वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होता है, छोटे बच्चों की आंतों में रहने वाले कीड़े। जैसे नॉर्मल टर्म्स में यूज करते हैं कि पेट में कीड़े हो रहे हैं, पेट में कोई कीड़े नहीं पाए जाते, कीड़े पाए जाते हैं आंतों में, ठीक है, जो बच्चे की भूख को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वोम। बच्चे में कुछ पाइका वाली हैबिट्स होती है, पाइका हैबिट्स होती हैं, जैसे कि मिट्टी खाने का शौक हो गया बच्चों को, चावल खाने का शौक हो गया, इस तरह की अनहेल्दी चीजों को खाता है तो उसकी वजह से आंतों में कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए मेडिकेशन करानी पड़ती है बच्चों की, तभी जाके सही होते हैं। नेक्स्ट आता है वूम्ब। वूम्ब क्या कहता है, आपने एक कहावत भी सुनी होगी, वूम्ब टू टूम्ब, मतलब गर्भ से कब्र तक। इसमें क्या है, इट इज एन ऑर्गन लोकेटेड इन द पेल्विस वेयर अ बेबी डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की एक जगह, मतलब एक कंडीशन कह सकते हैं हमें, जहाँ पे बेबी डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। शेप क्या रहती है, लगभग इसकी पीयर जैसी शेप रहती है, नाशपाती जैसी शेप वूम की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। उसमें मेल्स में देखा जाता है मोस्टली। क्या होता है इसको क्या बोलते हैं, मार्टिन बेल सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है मार्टिन बेल सिंड्रोम। आईक्यू कम हो जाता है, सीखने में समस्या होने लगती है, ठीक है। और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल्स में उनका डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। और जैसे एक नॉर्मल एज में दाढ़ी मूंछ आ जाती है मेल को, तो इसमें अगर ये वाला सिंड्रोम होता है तो मेल पर्सन में दाढ़ी मूंछ समय पर नहीं आती है, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम FXS भी बोलते हैं, वैसे दूसरा नाम इसका मार्टिन बेल सिंड्रोम, ओके। चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी अबेंडेंट चाइल्ड, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अबेंडेंट चाइल्ड, माता पिता द्वारा छोड़ा गया बच्चा, ठीक है। जैसे माता पिता ने बच्चे को पैदा किया लेकिन किसी कारणवश उसको पाल नहीं सकते तो उसको कहीं जैसे मंदिर में छोड़ आते हैं, किसी नदी के किनारे छोड़ दिया, तो इस तरह के बच्चे को अबेंडेंट चाइल्ड बोलते हैं।
नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड चाइल्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड चाइल्ड 18 साल से कम, बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित, मतलब जो बच्चों की बिल्कुल ऐसी जरूरतें होती है जिनके बिना बच्चा जी ही नहीं सकता, ठीक है, उसकी ऐसी बुनियादी आवश्यकता है जो उसकी पूरी ही होनी चाहिए हर हाल में, तो वो वाली आवश्यकताएं भी बच्चों की पूरी नहीं हो पाती। इस कंडीशन में बच्चा या तो चोरी करेगा या फिर बिगड़ेगा, ठीक है, तो इस तरह के बच्चों को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट चाइल्ड। इसकी एज ध्यान रखना 18 साल से कम। नेक्स्ट आता है हमारा रेजिलियंट चाइल्ड। ये बच्चे अच्छे हैं। रेजिलियंट चाइल्ड मतलब कठिन परिस्थितियों से उबरने वाला बच्चा, हर हाल में हर कंडीशन में डट के खड़े रहने वाला बच्चा, ठीक है, कभी भी पीछे नहीं हटता, कोई भी परिस्थिति सामने आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमेशा उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है, इसको रेजिलियंट चाइल्ड बोलते हैं। कुछ बच्चों में होते हैं जैसे स्पेसिफिक चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, किसी क्लास में भी देखा होगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई कंडीशन आ जाए, कभी टीचर को मना नहीं करते और हर एक प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट आता है SFD, स्मॉल फॉर डेट या फिर स्मॉल फॉर डे भी बोल सकते हैं, ठीक है, जेस्टेशनल एज के अनुसार छोटा बच्चा, ठीक है, मतलब जो उसकी एज है, जिस एज में उसको जन्म ले लेना चाहिए उससे पहले ही वो जन्म ले ले, इसको बोलते हैं बर्थ बिफोर टाइम, ठीक है, टाइम से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाता है, तो इसको स्मॉल फॉर डेट या स्मॉल फॉर डे कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एमनोरिया। एमनोरिया में क्या है, 1 और 2 मंथ्स तक पीरियड में आना, ठीक है, बहुत सारी गर्ल्स में आजकल PCOD PCOS की प्रॉब्लम देखी जाती है, उसको एमनोरिया बोलते हैं, ये टर्म इसके लिए ही रखी गई है। इसमें क्या है, पीरियड नॉट स्टार्टेड अंटिल 15, जैसे जनरल एज होती है एडोलेसेंट गर्ल्स में, 15 साल तक पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर 15 साल तक भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या फिर आ गए उसके बाद 1 और 2 मंथ्स का गैप हो रहा है, ज्यादा मंथ्स का गैप हो गया, तो उसको एमनोरिया बोलते हैं कंडीशन को, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी, ये इसमें एक्स्ट्रा लाइन है, इसको भी आप इग्नोर करेंगे, फर्टिलिटी रेट, ठीक है। फर्टिलिटी रेट क्या है, जीवन काल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या, ठीक है, मतलब एक मदर, यहाँ से देखिए, यदि वे अपने जीवन काल में वर्तमान आयु विशिष्ट प्रजनन दर का अनुभव करती है और जन्म से लेकर अपने प्रजनन जीवन के अंत तक जीवित रहती हैं, वही हमारी फर्टिलिटी रेट कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अब 2 टर्म आपके लिए दी गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड्रागोजी एंड दूसरी आती है पैडागोजी। पहले पैडागोजी को समझते हैं, ठीक है। पैडागोजी रेफर्स टू द मेथड एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड इन टीचिंग स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन, इसको ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों को शिक्षित करने का तरीका, बच्चे क्या 18 साल से कम के बच्चे, ठीक है, उनको शिक्षित करने का तरीका हमारा पैडागोजी कहलाता है। छोटे बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, उनका शिक्षण शास्त्र कैसा होना चाहिए, ये हमें पैडागोजी सिखाता है। इसके बाद एंड्रागोजी, 18 साल से जो ऊपर के लोग होंगे, जिनको हम वयस्क भी बोल सकते हैं, अडल्ट बोल सकते हैं, उनको कैसे शिक्षित किया जाना चाहिए, ये हम एंड्रागोजी में पढ़ते हैं। पैडागोजी 18 साल से कम के बच्चे, एंड्रागोजी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति, दोनों ही हैं सेम, दोनों में शिक्षित करना, इनको कैसे शिक्षित किया जाना है, इनको कैसे शिक्षित किया जाना है, डिफरेंस कहाँ आ जाता है, एज में, बस एज में डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट्रिक। इसमें क्या है, मेनोपॉज से पहले ओवेरियन एक्टिविटी का कम हो जाना, ठीक है, फर्टिलिटी रेट कम हो जाना, जैसे मेनोपॉज कंडीशन आ रही है 45, अराउंड 45 to 50 की एज के आसपास आ जाती है कंडीशन, ठीक है, उससे पहले ही कुछ साइंस हमें बॉडी में दिखने लगते हैं, तो उसमें एक साइन क्या है, फर्टिलिटी रेट का कम हो जाना, मेनोपॉज कंडीशन है तो फर्टिलिटी रेट ऑटोमेटिकली कम होगा, इसी को हम क्लाइमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो आज की हमने ये कुछ टर्म्स डिस्कस की हैं, इससे पहले आप सारे टर्म को एक बार रिवाइज कर लेंगे और इन वाले टर्म्स को अच्छे से 2-3 बार देख के वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, होप सो ये सेशन आपके लिए इंजॉयफुल भी रहा हो और आपके लिए फायदा भी दे। ओके, थैंक यू।